ठीक है, आज हम लोग सी सर्किट पढ़ेंगे। सी सर्किट मतलब एसी थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, एसी थ्रू कैपेसिटर। ये एसी मेंस है, इसको एसी मेंस भी लिख सकते हैं या इनआर्ट साइन ओमेगा टी, उसका इंडिकेटर है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सी सर्किट है। सी सर्किट का मीन्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कॉन्टेनिंग ओनली कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कॉन्टेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो सबसे पहले इसका करंट इक्वेशन देखो, यानी करंट इक्वेशन इन सी सर्किट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के आधार पर भी वोल्टेज निकाल सकते हो और वोल्टेज के आधार पे भी करंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग करंट के आधार पर वोल्टेज निकालेंगे तो I क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट का जो है करंट इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सी सर्किट का करंट इक्वेशन होगा। अब वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज इक्वेशन इन सी सर्किट। वोल्टेज इक्वेशन इन सी सर्किट क्या होगा, V क्या होता है, Q बाई सी। V इज इक्वल टू Q बाई सी। Q को क्या लिखेंगे, Q को लिखेंगे I dt, I dt कहां से कहां, अपॉन C। I कितना रखेंगे, करंट के आधार पर वोल्टेज निकाल रहे हैं तो I का वैल्यू रखिए, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन सी। अब आई नॉट कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, ये बाहर आ जाएगा तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई सी साइन ओमेगा टी dt। साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जनरल मैथमेटिक्स है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये क्या आ गया हमारा, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा। अब इसको देखिए, क्योंकि करंट साइन के फॉर्म में है, वोल्टेज भी हम साइन के फॉर्म में लाएंगे। और जब वोल्टेज हम साइन के फॉर्म में लाएंगे तो करंट और वोल्टेज के बीच हमारा फेज डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो कितना होगा, करंट इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज इक्वेशन को भी साइन में रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आई नॉट बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस, ये सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए इस माइनस को अंदर ले जाइए, कैसे ले जाएंगे अंदर, तो आई नॉट साइन, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दिए हैं, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। आप एक फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो, यहाँ लिख दे रहा है साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। क्योंकि साइन माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां देखो माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, इसको हमको अंदर लेके जाना है। हमने क्या किया, साइन माइनस थीटा कर दिया। थीटा के स्थान पर कितना है, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी थीटा है, हमने माइनस अंदर ले गया तो साइन माइनस थीटा खोल दीजिए, अंदर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा खोल देंगे तो फर्दर माइनस साइन थीटा। आपको खोलना नहीं है, फार्मूला लगाना है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखिए आई नॉट बाई ओमेगा सी, अब इसको माइनस अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस पाई बाई 2। ये हमारा क्या आ गया, वोल्टेज हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, V मैक्सिमम का केस ले लीजिए।
इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो। V मैक्सिमम इसको हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज यानी V नॉट कब होगा तो when sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 दैट इज 1। V मैक्सिमम कब होगा तो जब sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू 1 आएगा। जब sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 1 होगा तो V हमारा क्या होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम करने का मतलब V नॉट होगा तो कितना आ जाएगा, अब हम यहाँ कर दे रहे हैं V नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज I नॉट बाई ओमेगा C, I नॉट बाई ओमेगा C। इसको मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन। अब जैसा कि हम लोग एल सर्किट में पढ़े हैं उसी तरह यहाँ भी कीजिए, फर्स्ट बाय सेकेंड यानी इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड कर लीजिए तो V बाई V नॉट कितना आ जाएगा I नॉट बाई ओमेगा C कट जाएगा, कितना आया हमारा sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। इट इंप्लाइज V इज इक्वल टू कितना आ गया V नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाई। आप देखोगे बोर्ड में जो है दे देता है एल सर्किट के करंट और वोल्टेज इक्वेशन बताइए, सी सर्किट के बताइए, एलआर सर्किट को एक्सप्लेन कीजिए, उसके करंट वोल्टेज इक्वेशन बताइए, फेजर डायग्राम बताइए। तो आपका जो है सी सर्किट का हमने सबसे पहले क्या किया तो अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन लिखा सी सर्किट का। अब करंट के आधार पर हमने क्या किया है वोल्टेज निकाला, करंट के आधार पर हमने वोल्टेज निकाला। जी क्या होता है Q बाई C, Q को हम लोग क्या लिखे हैं ध्यान से आप इसको देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा सर्किट। Q को क्या लिखे हैं I dt, इंटीग्रेशन किए हैं Q होता ही है I dt। I का वैल्यू जो हमने करंट इक्वेशन माना I नॉट sin ओमेगा t उसको रखेंगे तो I के स्थान पे I नॉट sin ओमेगा t रखें। I नॉट पीक वैल्यू है जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, I नॉट बाई C sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन करेंगे। ये जनरल मैथमेटिक्स है जो आप पढ़े हुए 11th में, कितना आ जाएगा माइनस cos ओमेगा t बाय ओमेगा, इतना आपको मालूम होनी चाहिए मैथ। तो माइनस I नॉट बाई ओमेगा C cos ओमेगा t आया। अब देखिए sin माइनस थीटा हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। हम माइनस को अंदर ले गए हैं, हमारा इक्वेशन क्या आ गया I नॉट बाई ओमेगा C sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पर V को मैक्सिमम किए दैट इज V नॉट कितना आया I नॉट बाय ओमेगा C यानी V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। आप क्या देख रहे हैं उसमें ध्यान से समझिए, हमने करंट लिया I नॉट sin ओमेगा t इक्वेशन है, I इज इक्वल टू वोल्टेज इक्वेशन क्या आया V नॉट sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 यानी C सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो करंट से पाई बाय 2 पीछे होगा। L सर्किट में आगे, C सर्किट में पीछे, R सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में। ठीक है, अब आप नीचे नोट कीजिए इसके नीचे। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि क्या आया सी सर्किट में वोल्टेज जो है करंट से पीछे, सी सर्किट में वोल्टेज करंट से पीछे है। आप लिखिए इसको हैंस इन सी सर्किट, हैंस इन सी सर्किट वोल्टेज लेग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2। कितना पीछे है पाई बाय 2। हैंस इन सी सर्किट voltage lags behind by pi by 2 from alternating current, voltage lags behind by pi by 2 from alternating current। कहीं आपको दिक्कत हो you are free to ask by message, आप हमको पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका क्लियर करेंगे। सी सर्किट में वोल्टेज करंट से पीछे है, कितना पीछे है पाई बाय 2। इसका आप फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम से पहले इसका रेजिस्टेंस देख ले सर्किट का। तो आप नीचे लिखिए द रेशियो V बाय I, द रेशियो V बाय I और V नॉट अपॉन I नॉट, द रेशियो V बाय I और V नॉट अपॉन I नॉट
is the resistance of the circuit. Is the resistance of the circuit. Since this is due to capacitor, since this is due to capacitor, hence it is called कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एल सर्किट में हमने क्या बताया है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. सी सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एंड डिनोटेड बाय ZC. ZC नहीं, सॉरी, XL. डिनोटेड बाय, उसमें XL हुआ है एल सर्किट में, यहाँ XC. ध्यान दीजिए यहाँ पर, सी सर्किट के जो रेजिस्टेंस होंगे उसको क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. डिनोट किससे करेंगे? XC से. एल सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हुआ था. आपको ध्यान देना होगा इस चीज को. अब देखिए, किसी भी सर्किट का हमको रेजिस्टेंस निकालना है. यहाँ क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. उस सर्किट का टी टाइम पर वोल्टेज अपॉन टी टाइम पर करंट, या पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट, ये हो जाएगा सी सर्किट का रेजिस्टेंस. साथ ही साथ आप यहाँ देखिए, हमने इसीलिए इसको भी रेज नहीं किया है. V0 अपॉन I0 कितना आ रहा है? 1/ω. V0 अपॉन I0 कितना आ रहा है? 1/ω. तो सी सर्किट का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस होगा, उसको हम ये भी लिख सकते हैं XC = 1/ω. अब 1/ω, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सी कैपेसिटेंस है. आप क्या लिख सकते हो इसको? 2πfc. हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं. ओमेगा आप मैकेनिक्स में 2πu पढ़ते हो, यहाँ 2πf पढ़ोगे. अब यहाँ एक चीज आप और देखिए, यहाँ क्या लिख सकते हो? XC प्रोपोर्शनल क्या है? 1/fk. क्यों? एक तो आप ये याद रखिएगा कि सी सर्किट का जब भी हमको रेजिस्टेंस निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस V/I या V0/I0 करेंगे, क्योंकि 1/ω के इक्वल होता है. यहाँ देखो 2πc कांस्टेंट, तो XC प्रोपोर्शनल क्या है? 1/f. एल सर्किट में हमने क्या बताया है कि एल सर्किट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है. लेकिन यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है. आपको याद रखना पड़ेगा. कंपटीशन से लेकर के बोर्ड तक के एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं ग्राफ. यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ XC एंड फ्रीक्वेंसी. क्या आ जाएगा ग्राफ? देखिए, वहां पर प्रोपोर्शनल हुआ था एल में, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी को कहाँ लेंगे? इंडिपेंडेंट है, आप x पे लोगे, और XC डिपेंडेंट है, आप y पर लेंगे. इसका ये ग्राफ आएगा. जैसे जैसे देखिए, यहाँ पर कोई 2 पॉइंट लीजिए, XC इतना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ f1 है. देखो XC डिक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया. ये इनवर्स वाला जो है कर्व होता है. यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट में है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये कर्व कैसा आ रहा है? आपके सामने है, XC वर्सेस f का कर्व. अब हम लोग इसका जो है क्या देखेंगे? फेजर डायग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट है एल सर्किट का, सी सर्किट का, LR सर्किट का. तब आप फेजर डायग्राम को देखिए. अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं फेजर डायग्राम, इक्वेशन, कर्व. फेजर डायग्राम देखिए क्या होगा. फेजर डायग्राम यहाँ पर क्या हुआ है? सी सर्किट में वोल्टेज करंट से पीछे. आपको कुछ नहीं करना है. जो एल सर्किट में जहां वोल्टेज का कर्व था, उसको करंट कर दीजिए, और करंट के स्थान पे वोल्टेज कर दीजिए. सी सर्किट का फेजर डायग्राम हो जाएगा. कहीं कोई सोचना ही नहीं है. सी सर्किट में एल सर्किट का जो वोल्टेज था, उसको करंट कर दीजिए, करंट के स्थान पे वोल्टेज कर दीजिए. देखिए क्या फेजर डायग्राम है.
आपको सारे सर्किट का फेजर डायग्राम बताएंगे, कहीं आपको ज्यादा सोचना नहीं है। क्या लेंगे इसमें, इसका वोल्टेज जो है पीछे है करंट से, करंट इसमें आगे है, हमने लिखा है करंट अहेड बाय वोल्टेज फ्रॉम पाई बाय 2 या वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। यहां देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे भी आप कर बना सकते हो। हम आपको फेजर डायग्राम दो फॉर्म में बता दे रहे हैं। अब यहां देखिए इसको हम क्या ले लें, वोल्टेज ले लें। सर्किट का ये वोल्टेज है, यानी ये V0 है, और यहां आप ले लीजिए V ले लीजिए। ये कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा t। अब इसका करंट कर्व क्या हो जाएगा, देखिए इसके परपेंडिकुलर दिखना चाहिए 90 का एंगल, ये इसका हो गया करंट कर्व। यहाँ I0 लिख लीजिए और y एक्सिस पर I। देखिए फेजर डायग्राम का मतलब कि फेजर डायग्राम के आधार पर आपका इक्वेशन निकल जाना चाहिए। अगर हम sin ओमेगा t लें तो परपेंडिकुलर यानी V0 अपॉन लेंथ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर करने का मतलब v, हाइपोटेन्यूज करने का मतलब V0। तो v बाई V0 कितना आ गया, sin ओमेगा t। v कितना आ गया, V0 sin ओमेगा t। यहाँ क्या आया है, हमारा वोल्टेज इक्वेशन क्या आया है, V0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, और करंट इक्वेशन क्या आया है, I0 sin ओमेगा t। यही ना है। आप दो ढंग से इसको बोल सकते हो। तुम कह सकते हो कि सी सर्किट में वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 पीछे, या आप बोल सकते हो कि सी सर्किट में करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे है, लेकिन इक्वेशन चेंज कर जाएगा। देखिए आप वही प्रोसेस है। हमने सी सर्किट का इक्वेशन क्या पाया है, I I0 sin ओमेगा t। वोल्टेज इक्वेशन हमने क्या पाया, V V0 sin ओमेगा t माइनस पाई। इसी चीज को कोई लड़का ये भी लिख सकता है कि I I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। वोल्टेज को लिख देगा V V0 sin ओमेगा t। एक ही चीज है, वोल्टेज लेग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, या यू कैन से करंट अहेड बाय पाई बाय 2 फ्रॉम वोल्टेज, यानी वोल्टेज पीछे है, यू कैन से करंट आगे है। हमने जो निकाला है, प्रूफ क्या किया है, वोल्टेज पीछे है। अब उस आधार पे आप क्या लिख सकते हो कि वोल्टेज पीछे है यानी करंट आगे है, तो करंट कितना आगे है, पाई बाय 2। तो आप देखिए एल सर्किट सी सर्किट के इक्वेशन को ऐसे भी रखिए, सी सर्किट के इक्वेशन को आप ऐसे भी तैयार कीजिए कि अगर I हम लिख देते हैं I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, तत्काल तो वोल्टेज इक्वेशन क्या लिखोगे, V0 sin ओमेगा t, क्योंकि यहाँ करंट आगे है। कितना आगे है, पाई बाय 2। आप यहाँ अगर θ1 माइनस θ2 करोगे तो ओमेगा t माइनस ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 तो प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t कितना है, पाई बाय 2। तो यू कैन से द इक्वेशन ऑफ सी सर्किट करंट अहेड बाय पाई बाय 2 फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो कि यहाँ हमने किया है। इसमें हमने क्या बोला है कि वोल्टेज लेग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, एक ही चीज तो है। वोल्टेज पीछे है पाई बाय 2 यानी करंट पाई बाय 2 आगे। तो यहाँ फेजर डायग्राम देखिए जो हमने बनाया है, इसमें क्या है, वोल्टेज कितना, पूरा इक्वेशन V अपॉन V0 दैट इज sin ओमेगा t, यानी V V0 sin ओमेगा t। तो I कितना आया, ओमेगा t से पाई बाय 2 आगे, ये आपका पाई बाय 2। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां कर दो क्या चीज, I0, यहां कर दो I0 और यहां पे कर दो V0, सेम चीज हो जाएगी। बैक कर दो, नीचे रह जाएगा, तो ये फेजर डायग्राम दोनों ढंग से आप समझते रहेंगे। एक और है वेक्टर फॉर्म फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम का वेक्टर फॉर्म आपको जब सारा सर्किट हम क्लियर कर देंगे, सी सर्किट, एल सर्किट, आर सर्किट, तो एक आपको ट्रिक्स देंगे जिसमें न तो आपको फेज के लिए सोचना पड़ेगा, न पावर फैक्टर के लिए सोचना पड़ेगा, और लास्ट में आपको ट्रिक के द्वारा सारे सर्किट को
एक टर्म पर एक लेक्चर में पूरा सारे सर्किट क्लियर कर देंगे, लेकिन फर्दर जो बोर्ड में पूछे जाते हैं जिस ढंग से आपको सारे फेजर डायग्राम ये मालूम होना चाहिए। इसका साइंस फिगर कर्व देख लीजिए आप, लास्ट साइंस फिगर। तो साइंस फिगर कर्व क्या होगा, यहां वोल्टेज पीछे है, करंट आगे। आप जो एल सर्किट में बनाए हो उसी में वोल्टेज के स्थान पे करंट कर दो, करंट के स्थान पे वोल्टेज कर दो, वो कर्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, इस पर आप ले लीजिए यानी प्लस V एंड I, और ऑर्डिन के नीचे माइनस V एंड माइनस I। क्या आ जाएगा, यहाँ वोल्टेज क्या है, आप दोनों ढंग से कर सकते हैं। वोल्टेज आगे है यानी करंट आगे है यानी वोल्टेज पीछे, आप दोनों कर बढ़ा सकते हैं। इसको हम क्या कर दें, कौन आगे है इसमें, करंट, यानी वोल्टेज क्या है पीछे। आप देखिए ये हमारा इसमें कौन सा कर्व है, करंट का कर्व है। इसको आप आई से नोट कर लीजिए, इसको भी से कर लीजिए। आप यहाँ देखिए, देखने से ही लग रहा है कि जिस टाइम वोल्टेज अपना ऑसिलेशन शुरू किया है करंट का 1/4 ऑसिलेशन हो चुका है। ये देखिए 1/4 ऑसिलेशन का मतलब π/2 का फेज डिफरेंस, जैसा कि आप ऑसिलेशन साउंड वेव में पढ़ चुके हैं। 1/4 ऑसिलेशन में डिफरेंस यानी π/2 का फेज डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर जिस टाइम वोल्टेज अपना ऑसिलेशन शुरू किया है करंट 1/4 कर चुका है, करंट ने हाफ ऑसिलेशन पूरा किया, वोल्टेज 1/4 पूरा किया है। यहाँ देखिए करंट अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर चुका है, वोल्टेज को एक ऑसिलेशन पूरा करने में भी वो पीक पर है, उसको 1/4 अभी बाकी। ये हमारा साइंस फिगर करवाएगा सी सर्किट का। लाने का ये मतलब कि एल सर्किट में जहाँ वोल्टेज था वहाँ करंट कर दीजिए, और जहाँ करंट था वहाँ वोल्टेज कर दीजिए। नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा, जो डॉटेड लाइन है वो किसको इंडिकेट करता है, करंट। डॉटेड क्या है, करंट के कर्व को इंडिकेट करता है, और कॉन्टिन्यूअस लाइन जो है वो किसको इंडिकेट करता है, वोल्टेज। ये आप लिख देंगे, बोर्ड में भी आपको लिखना पड़ेगा। और ये साइंस फिगर का फेजर डायग्राम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था उसका ग्राफ, ये बोर्ड से लेके कंप्लीशन तक के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम लोग सी सर्किट के इक्वेशन से लेकर के उसके जो रेजिस्टेंस होते हैं जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, हमने हर कुछ आपका क्लियर कर दिया है। और उसको आप रिवाइज कीजिए, नोट्स को बार बार पढ़िए, आपका बोर्ड से लेके कंप्लीशन तक तैयार हो जाए। थैंक यू। एसी अल्टरनेटिव करंट सर्किट में इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, आर सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट। अब हम कंबाइंड सर्किट पढ़ेंगे यानी एलआर सर्किट। देखिए एलआर सर्किट, उसका ये इंडिकेशन है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है और एसी मेंस है। इससे करंट आ रहा है इंडक्टर रेजिस्टर के द्वारा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, करंट इक्वेशन लिखते हैं। आप करंट इक्वेशन लिखिए, करंट इक्वेशन। जैसा कि बोर्ड में आपको एलआर सर्किट का पूरा आएगा, करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन, फेजर डायग्राम, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। हम लोग करंट के आधार पर वोल्टेज लिखते हैं, तो करंट इक्वेशन इन एलआर सर्किट। आप वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं। तो करंट इक्वेशन इन एलआर सर्किट क्या हो जाएगा, I = I0 sin ओमेगा t। ये हमारा करंट इक्वेशन हो गया। अब इस आधार पर हम वोल्टेज इक्वेशन निकालेंगे। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज इक्वेशन इन एलआर सर्किट। देखिए वोल्टेज इक्वेशन इन एलआर सर्किट क्या होगा, तो वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एलआर सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो आर का वोल्टेज प्लस एल का, आर का वोल्टेज I × R हो गया, और एल का वोल्टेज क्या हो जाएगा, L × di/dt। जैसा कि एल सर्किट में हम लोगों ने निकाला है, L × di/dt। अब ये देखिए I के स्थान पे वैल्यू पुट कीजिए, I0 sin ओमेगा t,
इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। उसी ढंग से आप निकालिए डी आई का वैल्यू पुट कीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। थोड़ा सा सॉल्व होगा यानी आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एल आई नॉट डी साइन ओमेगा टी। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो डी साइन ओमेगा टी अपॉन टी के रिस्पेक्ट में होगा नहीं तब एक ओमेगा टी से यहाँ कर देंगे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी एक से डिवाइड किए एक से मल्टीप्लाई डी ओमेगा टी अपॉन डी टी। इस टाइप का आपको हेल्प करके बता चुके हैं। क्या आ जाएगा वोल्टेज आई नॉट आर साइन ओमेगा टी और इसका जब करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी 1 यानी आई नॉट ओमेगा एल। अगर सर्किट में इसको बताए हुए हैं आप देखिए ओमेगा इनटू डी टी अपॉन डी टी यानी 1 ओमेगा बचेगा ओमेगा इनटू एल यानी आई नॉट ओमेगा एल डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी ओमेगा टी क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी। अब देखिए हमारा क्या आ गया आई नॉट कॉमन है कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में क्या बचा r sin ओमेगा t प्लस ओमेगा l। ओमेगा l को हम लोग क्या लिखते हैं xl। ओमेगा l को क्या लिखेंगे xl इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ओमेगा l इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं xl से। तो आसान हो जाएगा बार बार ओमेगा l लिखना ठीक नहीं है xl cos ओमेगा t। अब यहाँ देखिए कोई भी इक्वेशन a sin थीटा ये आपको सर्किट में समझना ही समझना है। कोई भी इक्वेशन अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप का रहेगा उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब अंडर रूट a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर a sin थीटा प्लस b cos थीटा अंडर रूट r स्क्वायर b के स्थान पर xl है xl स्क्वायर इससे हमने मल्टीप्लाई किया और इसी से आप डिवाइड कीजिए। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे तो r अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस xl अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर cos ओमेगा t। अब एक और ट्रिक आप देखिए मैं क्या बताया हूं कि जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये आपका केवल पूरी फिजिक्स में सर्किट क्या है तो जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप का कोई भी इक्वेशन आता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अब दूसरा ट्रिक आप देखिए sin के साथ जो रहेगा उसको तुम cos मान लोगे और जो cos के साथ रहेगा उसको sin मान लोगे। अब sin फाई मानिए चाहे sin थीटा मानिए तो क्या करेंगे साइन के साथ क्या है ये आपको मानना होगा लेट r बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर। साइन के साथ है साइन ओमेगा t के साथ इसको आप cos मान लीजिए। ये अगर cos फाई होगा तो अपने आप जो दूसरा है आपको सोचना ही नहीं है xl हमने लिख दिया इट इंप्लाइज xl अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर ये उसी ट्रायंगल का क्या हो जाएगा साइन फाई हो जाएगा। आपको दिखा दे रहे हैं मान लो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए ये आपका फाई है। अब cos फाई क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये अगर r है तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट में इसका स्क्वायर उतर जाएगा r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या बचेगा अंडर रूट में xl स्क्वायर यानी xl। तो cos फाई कितना है r अपॉन इतना तो sin फाई कितना आ जाएगा xl अपॉन। तो बिना सोचे समझे आप सर्किट का जब भी मिस्टेक करेंगे LR या LCR या CR इसको आप याद रखेंगे कि सबसे पहले हम जो वोल्टेज कॉम्बिनेशन है R का प्लस L का करेंगे सबसे इजीएस्ट मेथड है ये। उसके बाद इस रूप में आपका आएगा वो LR में भी आएगा CR में भी आएगा LCR में भी आएगा और LR CR LCR में से एक जरूर पूछता है सर्किट। तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे R sin थीटा XL
cos थीटा, यानी r sin ओमेगा t xl cos ओमेगा t। कोई भी इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप का है, आप उसमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। उसके बाद ट्रिक क्या बताएं, sin के साथ जो प्रोडक्ट है उसको cos फाई मानिए, तो अपने आप जो cos के साथ रहेगा वो sin हो जाएगा, जैसा कि ट्रायंगल में हमने आपको दिखा रखा है। ट्रायंगल को देखिए, अब बिना सोचे समझे इसको मानेंगे cos, जो sin के साथ है। आप ट्रायंगल दीजिए, सॉल्व कीजिए, परपेंडिकुलर निकालिए, दूसरा अपने आप आपका sin फाई आ जाएगा। sin के साथ जो है इसको cos मानिए, cos के साथ जो है उसको आप sin मानिए। अब आप नोट डाउन कीजिए इसको। अब इसको विलेज करके आगे ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा सर्किट इक्वेशन। हम लोग कहां तक निकाल चुके हैं, अब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। साइन के साथ जो है उसको क्या माने हम लोग, cos माने, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा वोल्टेज इक्वेशन, V I नॉट रूट में r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर, जो साइन के साथ है उसको cos, यानी cos फाई sin ओमेगा t प्लस जो cos के साथ है उसको sin, तो sin फाई cos ओमेगा t। फिगर से भी हमको मतलब नहीं है, ये हमारा आ गया। अब यहां देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin, यानी sin a cos b प्लस cos a sin। हमारा क्या हो गया, I नॉट अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर sin a cos b प्लस cos a sin। क्या हो जाता है फार्मूला, आपको पता होगा कि ये क्या होगा, sin a प्लस sin a cos b प्लस cos a sin, sin a प्लस b यानी sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। ये हमारा v आ गया। अब जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, v का पीक वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पीक वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे, यानी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, v मैक्सिमम। अब v मैक्सिमम को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज v नॉट। पीक वैल्यू कब होगा, जब sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना होता है 1, तो v मैक्सिमम दैट इज v नॉट, ये कब होगा, तो when sin ओमेगा t प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 1। अब हमारा क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू I नॉट अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाई का वैल्यू 1। ये हमारा v का पीक वैल्यू आ गया। इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, v बाई v नॉट दैट इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, sin ओमेगा t प्लस, यानी v कितना आ गया, v नॉट sin ओमेगा t प्लस। आप यहाँ क्या देख रहे हो, एलआर सर्किट का जो करंट इक्वेशन था वो I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। वोल्टेज इक्वेशन कितना आया, v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t प्लस I, यानी एलआर सर्किट में जो तुम्हारा वोल्टेज होगा वो करंट से फाई आगे, एलआर सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो करंट से फाई आगे होगा। अब वो फाई कितना होगा, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह है एलआर सर्किट का करंट इक्वेशन, I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t, तो वोल्टेज इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई। एकदम आसान मेथड है, V इज इक्वल टू आप लीजिए VR प्लस VL, VR को I इंटू R, VL को L इंटू DI मान लीजिए, जैसे हम लोग निकाले सॉल्व किए, आपको चिप दे दिए हैं। साइन के साथ जो आएगा उसको cos मानोगे, cos के साथ साइन, आपका इसका वोल्टेज इक्वेशन आ गया। एलआर सर्किट और एलसीआर सर्किट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और एलसीआर में तो बहुत सारी चीजें आएगा जो कि आपको इसमें भी बताएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग देखिए वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन। आपने क्या देखा कि एल सर्किट में वोल्टेज फाई आगे है करंट से, ठीक
ठीक है। तो एल सर्किट का करंट इक्वेशन क्या आया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज आ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी साइन में कितना आ गया है, फाई। ठीक है। अब आप देखिए एल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, एल सर्किट का रेजिस्टेंस। देखिए आप रेजिस्टेंस के लिए देखिए इसके पास आपको नोट डाउन करवा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। रेशियो V बाय I और V नॉट अपॉन I नॉट, रेशियो V बाय I और V नॉट अपॉन I नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ रेजिस्टेंस देखिए किसके कारण आ रहा है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस दो के कारण आ रहा है, रेजिस्टेंस के कारण और इंडक्टेंस के कारण। यानी रेजिस्टेंस मतलब बाधा होता है, यहाँ बाधा पे बाधा है, एक तो रेजिस्टेंस करंट के बारे में बाधा पहुंचा रहा है और दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस बाधा पहुंचा रहा है। तो बाधा पे बाधा यानी प्रतिबाधा। घर से निकले एक बाधा हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आगे गए कोई ने चार थप्पड़ मार दिया तो तुम्हारा यात्रा खराब हो गई, यानी बाधा पे बाधा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबाधा। ठीक है। तो अब हमारा जितना भी मिक्स सर्किट आएगा उसका रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, उसका इंपीडेंस होगा। इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबाधा को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो एलआर सर्किट का है, इसको आप जेडएल लिखते हैं या केवल जेड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, सर्किट का वोल्टेज टी टाइम पर अपॉन सर्किट का रेजिस्टेंस, या पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आएगा, टी टाइम पर वोल्टेज अपॉन करंट या पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट। और दूसरे ढंग से देखिए, इस पे आपका न्यूमेरिकल है वो कितना है जेडएल, यहां से देखिए आपका क्या आया है, हम लोगों का जो वी नॉट आया है, इसके जस्ट आगे जो हमारा इक्वेशन था वो वी नॉट क्या था, आई नॉट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जब हम इसको मैक्सिमम किए हैं तो हमारा मैक्सिमम वाला इक्वेशन आप देखिए, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वी नॉट अपॉन आई नॉट कितना आ जाएगा, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट यानी सर्किट का इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हमारा एलआर सर्किट का रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लिख भी लेंगे, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस यानी एलआर को जेडएल से डिनोट करते हैं, या केवल आप जेडएल भी लिख सकते हो। कितना आया, V बाय या V नॉट अपॉन I नॉट, जो कि किसी भी सर्किट का होता है। और हम लोग जो पीक किए थे वोल्टेज को, उस आधार पर आप देखिए आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है, उस आधार पे V नॉट अपॉन I नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सर्किट का इंपीडेंस। सर्किट का हम लोग इंपीडेंस समझ गए हैं। अब आप याद रखिएगा, जितना भी मिक्स सर्किट होगा उसका इंपीडेंस हो। अब इस सर्किट का देखिए फेजर डायग्राम, साइन सीडल कर्व में क्या होगा, फाई आगे है। तो जैसे हम लोग पाई बाई 4 पाई बाई 2 आगे तो हम उसका बना रहे थे, इसी तरह फाई आगे रहेगा, 45 डिग्री उसका भी बनेगा, वो कोई जरूरी नहीं है बनाना। इसका फेजर डायग्राम आप देखिए सर्किट का, फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम देखिए, इस आधार पर आपका इक्वेशन भी निकल जाए। तो यहाँ देखिए क्या होगा फेजर डायग्राम, यहाँ वोल्टेज आगे, वोल्टेज क्या है, आगे। तो देखिए करंट को आप बना लीजिए, ये हमारा हो गया करंट, यानी ये आई नॉट है। एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं, आई ले लिए। करंट इक्वेशन इसका क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज क्या है, सिर्फ फाई आगे है, फाई क्या होगा, लेस देन 90। आई क्या होगा, लेस देन 90। ये हमारा हो गया इसका V नॉट। और एक्सिस पर क्या दिखा देंगे, ये एक्सिस है, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ले सकते हो। ये हमारा एक्सिस पर हो गया, एक्सिस पर हमने V दिखाया है। अब ये जो हमारा है वो कितना है, 5। आप इस आधार पर देखिए इक्वेशन निकल जाएगा।
अगर साइन ओमेगा टी लेंगे तो आई अपॉन आई नॉट, यानी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज क्या आया, पाई आ गया। ये आपको ध्यान रखना है, एल सर्किट में करंट से वोल्टेज पाई बाई 2 आगे, यहाँ वो पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ये दिखने में लगना चाहिए कि ये 90 से कम है, यानी 60 है, 70 है, 45 है, 30 है। ये आपको लग रहा है देखने में ये पाई बाई 2 से, तो जो एल सर्किट का हुआ था लगभग वही है, वहाँ पाई बाई 2 बनाए थे, यहाँ ये पाई आ गया। ठीक है, ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। इस तरह इम्पीडेंस हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, सर्किट इक्वेशन हो गया। आपको इतना ही एलआर सर्किट में समझना होता है। लास्ट में आपको बताएंगे, पूरे सर्किट को बता देंगे, तो आपको ट्रिक्स के द्वारा, वेक्टर फॉर्म के द्वारा बताएंगे फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम के आधार पे आपको पूरे सर्किट को क्लियर कर देंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के कंपटीशन तक के फार्मूला आपको अपने आप रट जाएगा। उसको रटने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्शन क्लियर किया जाता है। और जब कॉन्सेप्शन आपका क्लियर होगा तो बोर्ड से लेकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बहुत कायदे से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह हमारा एलआर सर्किट समाप्त होता है। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा है, एलआर सर्किट। अब हम इसको पढ़ते हैं सीआर सर्किट। तो चलिए सीआर सर्किट स्टार्ट करते हैं। सीआर, सीआर नहीं, सीआर सर्किट। सीआर सर्किट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कॉल्ड सीआर सर्किट। मिला के बोल देंगे तो सीआर हो जाएगा, मिला के बोलेंगे तो सीआर होगा। सीआर मत बोलिएगा, सीआर सर्किट बोलिएगा। देखिए इसका इंडिकेशन, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर लगा दीजिएगा। क्योंकि हम एलआर सर्किट पढ़ चुके हैं, अब इसमें आपको टाइम भी कम लगेगा, समझ में भी तेजी से आएगा। देखिए अभी मिक्स सर्किट हो गया है सब। ये हमारा कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, ये एसी मेंस। ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर के इनके बीच, प्लेटों के बीच का वोल्टेज VC और रेजिस्टर के इनके बीच का वोल्टेज या। जैसा कि हम लोग सारे सर्किट में पहले क्या करते हैं, करंट इक्वेशन लिखते हैं। तो आइए हम लोग करंट इक्वेशन लिखें। क्या होगा करंट इक्वेशन, करंट इक्वेशन इन सीआर सर्किट। तो करंट इक्वेशन इन सीआर सर्किट क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए करंट के आधार पर हम लोग अभी तक क्या किए हैं, सारे सर्किट में करंट के आधार पर वोल्टेज निकाले हैं। अब हम करंट के आधार पर वोल्टेज यहाँ भी निकालेंगे। वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, आप देखिए उसी से वोल्टेज इक्वेशन आ जाएगा, यानी वोल्टेज इक्वेशन इन सीआर सर्किट। तो वोल्टेज इक्वेशन इन सीआर सर्किट क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू VR प्लस VC। VR कितना आ जाएगा, I इंटू R, और VC क्या आ जाएगा, कैसे निकालते हैं, VC कैसे निकालते हैं, तो Q by C। अब देखिए कितना आ जाएगा, IR। जैसे C सर्किट का वोल्टेज निकाले थे उसी तरह यहाँ भी आप करेंगे, यानी I इंटू R प्लस Q के स्थान पर I dt का इंटीग्रेशन Q हो गया अपॉन C। कितना आ जाएगा, I के स्थान पे I नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आपका करंट इक्वेशन है, इंटू R प्लस ये कितना आ जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट का वैल्यू आप रखोगे dt अपॉन C। अब ये देखिए इस R से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, थीटा में नहीं मल्टीप्लाई करना है, यानी I नॉट R साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ देखिए I नॉट बाई C साइन ओमेगा टी dt का आप इंटीग्रेशन करो,
अब देखिए कितना हो जाएगा, अब इसको हम यहाँ करते हैं, v इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। इसका जब हम करेंगे तो साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन मैं अपने पिछले सर्किट में वीडियो में बता चुका हूँ कितना होता है, माइनस cos ओमेगा टी बाय ओमेगा। कितना होता है, माइनस cos ओमेगा टी बाय ओमेगा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos थीटा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन करने के बाद आई नॉट बाय सी तो है ही, इसका नीचे ओमेगा आएगा, माइनस ले लिए हैं माइनस ना, तो एक बार आप लिख लीजिए आई नॉट बाय सी, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस cos ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये हमारा कितना आ गया, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी cos ओमेगा टी। के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि उम्मीद करते हैं कि v = VR + VC हमने किया है, वोल्टेज स्केलर हमने ऐड कर दिया है। और जिस तरह DC सर्किट में C सर्किट में जैसे हमने VC निकाला था उसी तरह हमने यहाँ निकाल के रख दिया है और VR I × R किए हैं, I का वैल्यू पुट किए हैं। अब आप यहाँ पर फर्दर देखिए 1/ωc क्या होता है, x। उस ढंग से अगर लिख देंगे तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। I नॉट R sin ओमेगा t माइनस 1/ωc को xc लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, I नॉट xc। 1/ωc क्या होता है, C सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। C सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1/ωc होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो 1/ωc को हमने क्या लिख दिया, xc। ये कितना आ गया, xc cos ओमेगा t। अब आप यहाँ देखिए जिस तरह LR सर्किट में हमने पीछे कर रखा है उसी तरह I नॉट यहाँ कॉमन लेंगे और R sin ओमेगा t माइनस xc cos ओमेगा t। अब फर्दर उसी तरह आ गया, कोई भी इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा नेगेटिव का है उसमें आपको ये नहीं देखना है कि b हमारा नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप √a² प्लस b², a sin थीटा प्लस b cos थीटा है या a sin थीटा माइनस b cos थीटा है, आपको सोचना नहीं है। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको इरेज करके फर्दर जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या आया है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, उसी में आपको कर देना है। तो क्या आ जाएगा, I नॉट, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √r² यानी a² प्लस b², तो b² यानी xc²। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से आप डिवाइड कर दीजिए तो r अपॉन √ में r² प्लस xc² sin ओमेगा t, ठीक है, माइनस xc अपॉन √ में r² प्लस xc² cos ओमेगा। ये हमारा आ गया। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, साइन के साथ जो है, मैं क्या चीज बार बार बता रहा हूँ आपको सर्किट में, जो साइन के साथ है उसको आप cos मानिए और जो cos के साथ है वो अपने आप साइन हो जाएगा। तो आप देखिए क्या करोगे, साइन के साथ जो है उसको जरूर आप cos मानिएगा। तो लेट r/√में r² प्लस xc², ये साइन के साथ है, इसको हम क्या मान लेंगे, cos phi। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर ये cos phi है, उस ट्रायंगल का sin phi आप कई ढंग से निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के कर सकते हो, या sin phi = √1 - cos² phi।
sin phi इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर phi। तो आप अपने आप आ जाओगे कि sin phi हमारा कितना आ जाएगा xc अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x। ये अपने आप होगा, sin के साथ जो रहेगा उसको cos मानोगे तो जो cos के साथ है प्रोडक्ट तो अपने आप sin हो जाएगा उस ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। वैसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे भी निकालेंगे कि sin स्क्वायर phi तो sin phi क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर phi। आप करके देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर phi यानी r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में अंडर रूट हट जाएगा तो अपने आप आपका ये चीज आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है कि आपको लिख देना है डायरेक्ट। हैंस कितना आ गया हमारा v इज इक्वल टू i नॉट रूट ओवर r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा sin के साथ जो उसको cos मान लीजिए तो ऐसे कैसे लिख दीजिए सिस्टमेटिक तो अच्छा हो जाएगा। sin बाय t ये क्या है cos phi माइनस cos बाय t ये क्या है sin phi। तो कितना आ गया ये, अब फार्मूला आप डालिए sin a माइनस b। देखिए मैं आपको समझा दे रहे हैं, ये आपको बोर्ड में नहीं लिखना है क्योंकि बोर्ड में सर्किट आता है, पूरा करना होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। sin a माइनस b कितना होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये आपको बोर्ड में नहीं करना है, ये आपको नोट बना दिए हैं, आप अपना नोट कर लीजिए, ये आपको समझने के लिए है। अब ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा, एक तो sin a प्लस b था sin a cos b प्लस cos a sin b और एक क्या आ जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। ये सर्किट में दो फार्मूला का यूज होगा, तो जब होगा तो आपको उसको रखना ही पड़ेगा। अब हमारा v कितना आ गया, बोर्ड में आप इसके आगे चलेंगे तो v कितना आ गया i नॉट अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर। ये sin a cos b माइनस cos a sin b कितना आ जाएगा sin a माइनस b। ये क्या स्थान पर कितना है माइनस t, b के स्थान पर कितना है phi। अब हमारा देखिए ये वोल्टेज इक्वेशन आ गया। वोल्टेज इक्वेशन क्या आया i नॉट अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस phi। इसको भी घेरना नहीं है क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन हमारा नहीं हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जैसा कि उसने माने हैं यहाँ भी मान लेंगे। अब पीक देखेंगे यानी v मैक्सिमम, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दैट इज v नॉट कब होता है तो when sin ओमेगा t माइनस phi का वैल्यू कितना होगा 1। sin ओमेगा t माइनस phi का वैल्यू कितना होगा 1। उस स्थिति में v क्या हो जाएगा पीक हो जाएगा क्योंकि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो हमारा v नॉट कितना आया v नॉट इज इक्वल टू i नॉट अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस phi का वैल्यू 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग इसके आगे चलते हैं। हमारा वोल्टेज इक्वेशन फाइनली बन जाना चाहिए। अब देखिए कैसे बनेगा वोल्टेज इक्वेशन। जैसे कि हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करते हैं, आप डिवाइड कीजिए यहाँ पर। देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है v बाई v नॉट। v बाई v नॉट कितना आ रहा है sin ओमेगा t माइनस phi। ये हमारा v बाई v नॉट आएगा, ये कट जाएगा यानी sin ओमेगा t माइनस phi। तो हमारा कितना आ गया v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t माइनस phi। ये हमारा वोल्टेज इक्वेशन हो गया। यानी हम क्या कर सकते हैं, एल सर्किट में वोल्टेज phi आगे था, सी सर्किट में वोल्टेज phi पीछे है। यानी आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि इन सीआर सर्किट वोल्टेज लेफ्ट बिहाइंड बाय phi। आप नोट डाउन कर लीजिए, इन सीआर सर्किट वोल्टेज लेफ्ट बिहाइंड बाय phi फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। एलआर में क्या था करंट लेफ्ट बिहाइंड बाय phi फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सीआर में क्या आया वोल्टेज लेफ्ट बिहाइंड बाय phi फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है।
अब उसी तरह इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनिए, जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दो के कारण आया है, एक रेजिस्टर था और एक क्या था, कैपेसिटर था। तो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस आया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे, प्रतिबाधा, बाधा पे बाधा। अब इस प्रतिबाधा को यानी सीआर सर्किट के रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जेडसी से। आप लिख सकते हो कि सिंस इन सीआर सर्किट resistance is due to the resistor and capacitor. Resistance is due to resistor and capacitor. Hence it is called कैपेसिटिव इंपीडेंस। क्या कहेंगे इसको, आप याद रखिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटिव इंपीडेंस। सीआर सर्किट के जो रेजिस्टेंस होंगे उसका नाम होता है कैपेसिटिव इंपीडेंस। जो एलआर सर्किट का था वो इंडक्टिव इंपीडेंस था। क्या चीज था, इंडक्टिव इंपीडेंस। और सीआर सर्किट का जो होगा वो कैपेसिटिव इंपीडेंस। क्यों कैपेसिटिव इंपीडेंस कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ड्यू टू रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। कैसा इंपीडेंस, कैपेसिटिव इंपीडेंस। एलआर सर्किट में इंडक्टिव इंपीडेंस। तो कैपेसिटिव इंपीडेंस किससे डिनोट होगा, जेडसी से। तो देखिए जेडसी क्या आएगा, V/I या V0 किसी भी सर्किट का। T टाइम पर वोल्टेज पान, T टाइम पर करंट या पीक वोल्टेज पान, पीक करंट, ये तो एक फार्मूला हो गया। लेकिन आपको ये भी रखना है कि ZC इज इक्वल टू, इस पे न्यूमेरिकल्स आपके जाते हैं। यहां से देखिए V0/I0 कितना आ रहा है, V0/I0 आ रहा है अंडर रूट में R² प्लस XC²। ZC कितना आ जाएगा, अंडर रूट में R² प्लस XC²। इसका साइन स्टूडेंट कर दिया, बना सकते हो, जैसे मैं C में L में C में R में बना चुके हैं। इसमें क्या है, फाई पीछे है, यहाँ वोल्टेज फाई पीछे है करंट से। एलआर में वोल्टेज फाई आगे था, फाई क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो देखिए सी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको इंपीडेंस बोलते हैं। कौन सा इंपीडेंस, तो कैपेसिटिव इंपीडेंस। तो कैपेसिटिव, इसमें क्या था एलआर में, इंडक्टिव इंपीडेंस ZL, यहाँ कैपेसिटिव इंपीडेंस ZC कितना होगा, अंडर रूट R² प्लस XC²। अब इसका हम फेजर डायग्राम देखते हैं। तो देखिए फेजर डायग्राम क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। आप फेजर डायग्राम देखिए, क्योंकि बोर्ड में इक्वेशन, फेजर डायग्राम और इंपीडेंस ये आपको पूछता है, उसको आप ज्यादा ध्यान देंगे। सर्किट निकालने आना चाहिए आपको। फेजर डायग्राम में क्या, आपको जो मैं पहले बता चुका हूं उसी एक को आप प्रैक्टिस रखिए। एलआर सर्किट में क्या था, वोल्टेज आगे था, यहाँ क्या है, करंट आगे। आप एक काम कीजिए, वोल्टेज को यहाँ बना दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको वेक्टर फॉर्म देंगे। ये हमारा हो गया, इसमें वोल्टेज पीछे है, करंट आगे, इसको आप वोल्टेज दे दीजिए। V0 V से डिनोट किए हैं, तो V0 हो गया। कहीं कहीं E से भी डिनोशन है। जो एक्सिस होता है वहां क्या दिखाते हैं, T टाइम का वोल्टेज, ये कितना है, ओमेगा T। ये हमारा कौन हो गया, वोल्टेज। इसमें आपका इक्वेशन क्या आया, हमारा करंट इक्वेशन क्या आया है, V0 sin I0 sin ओमेगा t। तो वोल्टेज आ गया V0 sin ओमेगा t माइनस फाई। आप लिख सकते हो, तुम क्या कह रहे हो कि करंट लेग्स बिहाइंड बाय फाई फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज लेग्स बिहाइंड बाय फाई फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट इन सीआर सर्किट। एलआर में क्या था, वो करंट पीछे था, वोल्टेज आगे था, यानी करंट लेग्स बिहाइंड बाय फाई फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज था। यहाँ वोल्टेज लेग्स बिहाइंड बाय फाई है। इसको आप दो ढंग से बोल सकते हैं। देखिए सर्किट का इक्वेशन हम ये भी लिख सकते हैं, तो हम निकाले हैं I = I0 sin ओमेगा t। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या आया, V0 sin, ये आपको एक बार और बता चुके हैं, ओमेगा t माइनस। अब इसको कोई भी बच्चा ऐसे बोल सकता है, इसमें क्या आया है, वोल्टेज पीछे, तो वोल्टेज पीछे आया मतलब करंट आगे। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t। ये भी आप याद रखेंगे, वोल्टेज पीछे है, फाई यानी करंट आगे है।
तो सीआर सर्किट का यही इक्वेशन हो सकता है। अब इस आधार पे देखिए फेजर डायग्राम आपको एलआर वाला ही हो जाएगा, केवल करंट के स्थान पर वोल्टेज का फर्क। आपका काम आसान हो जाएगा। ये हमारा वोल्टेज हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, ये हमारा करंट हो गया। ये करंट हो गया, करंट का आई नॉट लिख दीजिए और एक्सिस पर देके चले जाएंगे आई। अब देखिए कितना आ गया है ये एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर करंट जो है वोल्टेज से फाई आगे है। वोल्टेज का इक्वेशन देखिए V by V naught that is sin by RT, तो V is equal to V naught sin by RT। तो करंट क्या हो गया फाई आगे हो गया। ये हमारा इसका फेजर डायग्राम हो गया। हमने आपको सब कुछ बता दिया। सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा यानी कैपेसिटिव इंपीडेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस किसके कारण है, कैपेसिटर और रेजिस्टर के कारण। ये फार्मूला पढ़ते रहेंगे और ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह हमारा सीआर सर्किट समाप्त हो गया। थैंक यू।